ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चे हम क्या करने जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में मैं आपको कूलम लॉ के बारे में बताएंगे। ओके, कूलम लॉ क्या चीज़ होता है उसके बारे में जरा डिटेल्स। कूलम कौन थे बच्चे? कूलम परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमाइनिंग फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट स्टैटिक चार्ज। तो कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे आपके परफॉर्म किए बाय यूजिंग टॉरिजन बैलेंस। तो टॉरिजन बैलेंस का यूज करके कूलम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिनकी हेल्प से उसने दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आपकी रिपल्शन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट किया। और फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक बेसिक लॉ बनाया जिसे आप कूलम लॉ के नाम से आप जानते हैं। क्या है कूलम लॉ? कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हैं आपके दो पॉइंट चार्ज, हेयर Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या चीज होते हैं आपको बताना पड़ेगा मुझे। देखिए, अगर आपके चार्ज का जो साइज है वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, अगर आपके चार्ज का साइज उन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में स्मॉल हो, तो एट दैट टाइम द चार्जेस कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। तो कूलम ने टॉरिजन बैलेंस, मैं लिख भी देता हूं, टॉरिजन बैलेंस, कूलम ने बच्चे क्या किया, टॉरिजन बैलेंस का यूज किया। बाय यूजिंग द आपकी टॉरिजन बैलेंस कूलम ने क्या किया था, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन और रिपल्शन को आपकी क्या किया, फाइंड किया। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, the electrostatic force of interaction in between two point charge is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of the distance between them। तो अगर मैं कूलम लॉ के अकॉर्डिंग बताऊं तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ the magnitude of force of interaction, the magnitude of force of interaction between two point charge, the magnitude of force of interaction between two point charge is directly proportional to number first product of their charge। तो कूलम के अकॉर्डिंगली दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी रिपल्शन होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड उनके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट, ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर मैं इन दोनों फैक्टर को बच्चे कंबाइन कर दूं तो आपके अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है बच्चे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अकॉर्डिंगली F क्या चीज है बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का नाम दे सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। चलिए, देन दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन बी रिमूव बाय कांस्टेंट k। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को आप एक कांस्टेंट k से रिमूव कर सकते हो। अगर मैं इसे रिमूव करूं तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड का नाम दे दीजिए। हेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या चीज है बच्चे, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपके सिस्टम ऑफ यूनिट एज वेल एज आपके मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगी। वेयर k इज ए कांस्टेंट विच वैल्यू depend upon medium and system of unit। तो आपका बच्चे यहाँ पे जो k मैंने यूज किया है उसकी वैल्यू आपकी दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्टली k वैल्यू ऑफ k डिपेंड अपॉन द मीडियम, आपका जो भी दो चार्ज के बीच में मीडियम है उस मीडियम के ऊपर आपकी k की वैल्यू डिपेंड करेगी। सेकेंडली, आपके सिस्टम ऑफ यूनिट, आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया है उसके ऊपर भी आपकी k की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। फॉर SI सिस्टम ऑफ यूनिट, अगर मैं आपको SI सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बात करूं, इन SI यूनिट्स आपके k की वैल्यू क्या होती है, इन SI यूनिट आपके k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम अपॉन कूलम का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं SI सिस्टम के अकॉर्डिंगली बताएं तो SI सिस्टम के अंदर आपके k की वैल्यू कांस्टेंट है। SI सिस्टम इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू बच्चे ध्यान रखना क्योंकि हर न्यूमेरिकल में बच्चे ये वैल्यू हमने पुट करनी है। देन अगर मैं बात करूं सीरीज सिस्टम में, इन सीरीज सिस्टम अगर सीरीज सिस्टम मान लेते हैं, अगर सीरीज सिस्टम मानिए और इन चार्ज के बीच में वैक्यूम प्रेजेंट है तो k की वैल्यू होती है 1। तो आप सीरीज सिस्टम के लिए इस k की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड आपकी इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, वैक्यूम। और अगर SI सिस्टम है, SI सिस्टम में इस k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर है। बट अभी भी मैंने इनके बीच में क्या माना है, वैक्यूम ही माना हुआ है। आपका ये जो k कांस्टेंट है ये एक और भी कांस्टेंट जिसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उससे भी रिलेटेड है। तो आपका एक छोटा सा रिलेशन बता रहा हूं किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन k एंड एप्सिलॉन नॉट।
अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है, एब्सोल्यूट परमिविटी के नाम से जाना जाता है। तो एब्सोल्यूट परमिविटी व्हेन द टू चार्जेस आर प्लेस इन ए वैक्यूम, जब भी दो चार्ज आपके वैक्यूम में प्लेस होंगे तो उनके बीच की एब्सोल्यूट परमिविटी, उनके बीच की जो परमिविटी होती है उसे एब्सोल्यूट परमिविटी के नाम से जाना जाएगा। तो अब मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं, एज द रिलेशन बिटवीन के एंड एप्सिलॉन नॉट इज k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपका जो k अभी जो मैंने आपका जो कांस्टेंट फाइंड आउट किया था, इस k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट होती है। अगर मैंने इसकी वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यह आपके एब्सोल्यूट परमिविटी के इक्विवेलेंट है। अगर इस k की वैल्यू को, जो मैंने अभी भी आपकी k की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, k आपका किसके इक्विवेलेंट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर मैं इस k की वैल्यू को आपकी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो आप फोर्स के मैग्नीट्यूड को आप कूलम ला के अकॉर्डिंगली फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने की कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। यानी k की जगह k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की जगह लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, अगर चार्ज आपके लाइक हुए तो आपकी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, अगर चार्ज आपके अनलाइक हुए, देखिए लाइक हुए तो आपकी क्या होगी, रिपल्शन होगी, अनलाइक हुए तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये फॉर्मूला चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, तो दोनों के लिए फॉर्मूला आपका बन गया। इसके द्वारा आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाल सकते हो। इस फैक्टर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दी, ये फैक्टर SI सिस्टम के अंदर 9 × 10⁹ होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो। सेकंड, और आगे मूव करें, यहाँ पे बच्चे मैंने एक वर्ड यूज किया, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, वैल्यू या यूनिट, डायमेंशन एंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये जो बच्चे मैंने एक आपका क्वेश्चन यूज किया जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं और साथ ही साथ इसकी आपकी यूनिट क्या होगी वो भी बता देते हैं। देखिए, फॉर्मूले से ही आपको पता है एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला होगा 1/4 पाई k। तो जो भी, देखिए 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो जो भी k की यूनिट आई थी उसको k की यूनिट का आपका इनवर्स में आपकी रेसिप्रोकल आपकी यूनिट किसकी आएगी, एप्सिलॉन नॉट की आएगी। तो k की यूनिट हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो k की यूनिट के रिवर्ट कर दीजिए, यानी इसकी यूनिट क्या आएगी बच्चे, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। लीजिए, ये तो है इसकी SI यूनिट। डायमेंशन फार्मूला निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट को बच्चे इस फॉर्मूले का यूज करके एप्सिलॉन नॉट का कंप्लीट फॉर्मूला लिख लीजिए, 1/4 पाई f Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चाहे आप यूनिट भी यहीं से निकाल सकते थे। आपको पता है बच्चे फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम स्क्वायर हो गई, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया, तो आप यूनिट यहां से भी निकाल सकते थे। डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो 4 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। आपके चार्ज, करंट किसके इक्विवेलेंट होता है, एज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चे, A, टाइम का क्या होता है T। तो अल्टीमेटली मैंने आपके चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकाल दिया, तो यहां पुट करके देख लीजिए, एक चार्ज का 80, सेकंड का भी 80 होगा, तो 80 का स्क्वायर हो गया। अल्टीमेटली डिवाइडेड कीजिए फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT-2। डिस्टेंस का क्या हुआ बच्चे, डिस्टेंस का हुआ L स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका फॉर्मूला निकला है बच्चे क्या, ऊपर तो बच्चे क्या बना बच्चे आपका A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड में क्या है बच्चे mL³ T की पावर -2। लीजिए, इस टर्म को ऊपर ले जाइए, आपका कंप्लीट डायमेंशन फार्मूला आपका निकल आएगा। इसका कैसे बच्चे, m ऊपर जाएगा तो m की पावर क्या हो गई, -1 हो गई। L ऊपर गया, L की पावर कितनी हो गई बेटा, -3 हो गई। T ऊपर जाएगा, इसकी पावर रिवर्ट हो गई, T का स्क्वायर हो जाएगा, T का स्क्वायर T की पावर 4। लीजिए, इस तरह हमने क्या किया, ठीक है, और ऊपर एक एम्पियर तो था ही, साथ में आप एम्पियर का स्क्वायर जरूर लिखिएगा। तो इस तरह बच्चे हमने क्या किया, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट को निकाल लिया। वैल्यू की बात करें तो मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन पता ही है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके इक्विवेलेंट होता है। अगर आपको k की वैल्यू पता है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई k के इक्विवेलेंट होगी। 1/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 22/7 और k की वैल्यू इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट 9 × 10⁹। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 8.85 × 10⁻12। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट में पहले ही निकाल चुका हूं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो लीजिए इस तरह बच्चे इस फॉर्मूले का यूज़ करके, बच्चे इस लॉ का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव कर रहा हूं जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ या कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब बच्चे इस आर्टिकल के अंदर मैं कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सिखा रहा हूं। ठीक है, कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज बेटर टू राइट द फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्केलर की बजाय, क्योंकि कूलम लॉ तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड ही बता रहा है, बट फोर्स तो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज बेटर टू राइट फोर्स इन ए वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स को आपको कैसे लिखना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए। आप क्या कीजिए बच्चे, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज है, ये रहे बच्चे 2 पॉइंट चार्ज, हेयर Q1, ये है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लीजिए R है। ओके, आपके 2 चार्ज, मान लीजिए दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों पॉइंट चार्ज आपके लाइक हैं। अगर लाइक है तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा और Q2 आपका Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। तो आपका Q1 जो आपका Q2 को रिपेल करेगा, जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है उसे आप नाम दे दीजिए F12 या F21, और ये फोर्स जिसे रिपेल कर रहा है उसे आप नाम दे दीजिए F21। तो मैं मान लेता हूं लेट F12, इसका मतलब क्या है बच्चे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो चार्ज सेकेंड चार्ज ने फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगाया उस फोर्स को F12 का नाम दे सकते हैं। तो ये क्या है? चार्ज, या F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसका मतलब Q2 चार्ज की वजह से आप बाहर से अंदर की तरफ चलेगा बच्चे, आपके सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स एक्सर्ट हुआ उस फोर्स को आप F12 का नाम देंगे। सिमिलरली F21, इसे क्या बोलेंगे बच्चे? फोर्स ऑन चार्ज सेकंड ड्यू टू चार्ज Q1। तो आपके फर्स्ट चार्ज की वजह से सेकंड चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगा आप उसे F21 का नाम देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, अभी बच्चे मैंने आपको कूलम लॉ ऑलरेडी करवा चुका हूं। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलम लॉ से बच्चे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। +1 में आपने किया था वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो बच्चे हम कूलम लॉ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिर्फ डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी वेक्टर फॉर्म आपकी फोर्स की निकल आएगी। चलिए सबसे पहले मैं आपकी F12 की बात करता हूं। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो आपको ऑलरेडी पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F12 का मतलब क्या था? F12 का मतलब था फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड की वजह से या सेकंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो भी फोर्स लगा उसे आप F12 का नाम दे रहे हैं। अगर आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो +1 में बच्चे आपको बताया गया था डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। तो जब भी आप बच्चे फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर यूज करना है R12। तो यूनिट वेक्टर किससे लिखा जाता है? कैप से लिखा जाता है, उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है। तो जब भी आप फर्स्ट से सेकंड चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो आप यूज करेंगे यूनिट वेक्टर R12, और जब आप सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो आप यूज करेंगे आपके R21 का कैप यूज करेंगे। यहां हम बात कर रहे थे F12 का मतलब क्या होता है बच्चे? आपके फर्स्ट चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू सेकंड, यानी सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगा, सेकंड की वजह से फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स लगा, इसका मतलब आपको यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करना है? R21। लीजिए यहां लिख दीजिए यूनिट वेक्टर R21। ये था बच्चे आपका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपको फोर्स की क्या मिल जाएगी? वेक्टर फॉर्म मिल जाएगी। एक और बात, जो चीज यहां जो आपके सबस्क्रिप्ट यहां लिखे हैं वही सबस्क्रिप्ट आप यहां भी लिख लीजिएगा। ओके, +1 में आपको ये भी बताया था यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है? अगर मैं मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चे? एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, इस रेशियो को ही आपका क्या बोला जाता था? यूनिट वेक्टर बोला जाता था। सिमिलरली अगर मैं R21 को बच्चे में लिखना चाहूं, यूनिट वेक्टर है ये भी, तो मैं इसे लिख सकता हूं R21 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। अगर मैं यहां पुट कर दूं, वैसे तो ये वेक्टर फॉर्म में ही निकल चुकी है, अगर मैं इसे यहां पुट कर दूं तो मुझे एक और फॉर्मूला निकल आएगा, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर R21
इनटू में बचे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह बचे ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। अल्टीमेटली आप लिख सकते हो F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब, और यहां लिख सकते हो R21 वेक्टर। तो लीजिए यही है फोर्स की वेक्टर फॉर्म, चाहे आप इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए, एक ही बात है। सिमिलरली जिस तरह बच्चे मैंने आपके, ठीक है, जिस तरह बच्चे मैंने आपके F12 को लिखा है, सिमिलरली मैं आपके F21 को भी लिख सकता हूं। मैग्नीट्यूड तो आप अल्टीमेटली कूलम लॉ से आप डायरेक्टली लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे करना है, डायरेक्शन से। F12 आपका F21 का मतलब क्या है, फर्स्ट चार्ज ने सेकंड के ऊपर जो भी फोर्स लगाया, यानी फर्स्ट चार्ज ने सेकंड पे जो फोर्स लगाया, इट्स मीन आप 1 से सेकंड की तरफ मूव कर रहे हो। व्हेन वी मूव फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड चार्ज, जब भी आप फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ मूव करेंगे तो आपका यूनिट वेक्टर कौन सा यूज होगा, 1 से 2 की तरफ मूव करते हुए यूनिट वेक्टर एट दैट टाइम यू यूज R कैप इक्वल R कैप 1 2, आपका ये यूज हो जाएगा। ये है बच्चे वेक्टर फॉर्म आपके फोर्स की। F21 को ऐसे आप वेक्टर फॉर्म में आप शो कर सकते हैं। आप उसे भी बच्चे यहाँ अगेन आप इसे भी बच्चे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एज वी R12 किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करेंगे तो F21 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहां लिख सकते हैं R12 का वेक्टर। जो आपने सबस्क्रिप्ट ऊपर लिखे थे वही नीचे भी लिखने हैं, यहां भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, स्केयर का, क्योंकि इसे जब लिखोगे तो R वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होगा स्केयर, और ये आपकी टर्म मल्टीप्लाई होकर क्यू बन जाएगी। तो लीजिए फोर्स को बच्चे, चाहे फोर्स को इस फॉर्म में लिख लीजिए चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना सिखा दिया। तो इस तरह आप वेक्टर को, आप फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको इसके अंदर कंप्लीट बता दिया। अब बच्चे एक बात यहाँ जरा ध्यान से देखिए, आप चाहे फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ मूव करें या सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ मूव करें, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, चेंज क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। तो फिगर से क्लियर है बच्चे, आपकी R12 इक्वल टू R21, यानी आपका जो R12 का और आपका R12 कैप और R21 कैप, ठीक है, तो आपके इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ क्या है डायरेक्शन, बच्चे बीच में नेगेटिव का साइन ये आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन ही डिफरेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चे, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन या आपकी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर R12 कैप की जगह उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दीजिए। फ्रॉम सेकंड F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। आपने क्या करना है बच्चे, R12 कैप की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -R21 कैप। जो यहां सबस्क्रिप्ट होंगे वही नीचे भी लिखने हैं। माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R21 का कैप। ओके, अब जरा अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, क्या ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं बन गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी इस सारी वैल्यू को, ये सारा आपका किसके इक्विवेलेंट है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट, ये सारी टर्म आपकी F12 के इक्विवेलेंट है। अगर आप इस सारी टर्म की जगह, आप इस सारी टर्म की जगह क्या लिख सकते हो, आप इसे F12 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये टर्म बच्चे देखते कुछ याद आया आपको, न्यूटन का थर्ड लॉ याद आया। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल वही बात यहाँ भी है, दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर हमेशा म्यूचुअल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो आपके फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया, सेकंड चार्ज ने भी फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेम उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो फोर्सेज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगी। इट्स मीन कूलम लॉ जो है वो आपके न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। तो मैं लिख भी देता हूं, कूलम लॉ obey the Newton third law of motion, Newton third law of motion, ठीक है। तो कूलम लॉ बचे आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपका क्या करता है, ओबे करता है। चलिए, अभी तक मैंने आपको कूलम लॉ के बारे में बताया, कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म बताई। अब उसकी थोड़ी सी यूटिलिटी, जो लिमिटेशन है कूलम लॉ की, वो भी बता देते हैं।
मैंने आज आपको बच्चे कूलम लॉ के बारे में बताया। कूलम लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला आप मेरे ख्याल से सभी को आता है। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चे फर्स्ट आप एक लिमिटेशन भी दे सकते हैं कूलम लॉ की। ये कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप एक्सटेंडेड बॉडी, अगर एक फाइनेट साइज की बॉडी के लिए कूलम लॉ लगाओगे, तो अगर आप फाइनेट बॉडी के अंदर सारे का सारा जो बॉडी का चार्ज है अगर वो सेंटर पे एज्यूम कर सको, तब तो बच्चे कूलम लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज आपका कूलम लॉ वैलिड नहीं होगा। तो कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ चार्ज एट रेस्ट के लिए और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। सिर्फ पॉइंट चार्ज एट रेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकेंडली, आपका कूलम लॉ की बच्चे एक रेंज है। रेंज कैसे है बच्चे? देखिए, अगर मैं बात करूं आपके न्यूक्लियस के अंदर, इससे भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो आपका 10 की पावर -15 से लेके, ठीक है, -15 से लेके आपके एक फाइनाइट डिस्टेंस तक इसकी रेंज होती है। फाइनाइट डिस्टेंस तक इसकी रेंज, मतलब अगर इससे डिस्टेंस कम हुआ तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं तीसरी बात करूं, आपका जो तीसरा अगर पॉइंट लूं, दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, यहां पे मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन बिटवीन 2 चार्ज इट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन देम। तो इन पॉइंट को बच्चे रिगार्डिंग आपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि इनसे आपने न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो आपके बच्चे कूलम लॉ के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक तो बच्चे पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा, आपका 10 की पावर -15 मीटर से अगर डिस्टेंस कम हुआ तो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। एट दैट टाइम इसका इफेक्ट आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका बच्चे ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि कूलम ने वेरियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बच्चे इस लॉ को बनाया हुआ है, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल एक आपका यूनिवर्सल लॉ था। ओके, आपकी अगर बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर फोर्थ पॉइंट के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चारों पॉइंट याद रखना। एक तो बच्चे कूलम लॉ एक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, वो भी पॉइंट चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए। अगर आपका चार्ज आपका मूव कर गया तो कूलम लॉ वहां वैलिड नहीं होगा। आपका अगर दो फोर्स के बीच में, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 यानी शॉर्टेस्ट रेंज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा 10 की पावर -15, सिर्फ फाइनाइट डिस्टेंस। मैं इन्फिनिटी नहीं बोल रहा, क्योंकि एक्चुअल में रियली में इन्फिनिटी तक नहीं लगता। मीडियम बिटवीन देम, अगर इसके बीच में मीडियम, मान लीजिए दो चार्ज के बीच में एयर है, मीडियम अगर मान लीजिए मैं डिफरेंट कर दूं तो डिफरेंट करने से फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है। कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स प्लस 1 में पढ़ा था आपने। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट फोर्स बाय विच वर्क डन इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड बाय देम। इसका मतलब अगर एक बॉडी ए से मूव करके वापस ए पॉइंट पे आ गई, अगर आपकी एक बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंडर एक पॉइंट से मूव करके, मान लीजिए एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट से मूव करके अगेन इनिशियल पॉइंट पे वापस पहुंच गई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चे कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपका एक चार्ज अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस रिटर्न होके आ गया तो इसका मतलब उसका टोटल वर्क डन कितना होगा? 0 ही होगा। अगर एक और बच्चे पॉइंट के ऊपर बात करें तो हमारा जो कूलम फोर्स है वो एक सेंट्रल फोर्स भी है। कूलम फोर्स को बच्चे या आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसे आप क्या कह सकते हैं? सेंट्रल फोर्स भी है। अब सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं? जो दो बॉडी के, मान लीजिए दो आपकी बॉडीज हैं जो दो बॉडी के सेंटर से सेंटर के बीच में लगते हैं। तो अगर आपके 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हैं तो उनके सेंटर से सेंटर, मतलब उनके उन 2 पॉइंट मास, मान लीजिए 2 पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हैं या 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, कूलम फोर्स हमेशा इस लाइन के अलोंग ही लगता है। तो इन दिस वे बच्चे आपके बहुत सारे पॉइंट बताए कूलम लॉ के। अब कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। कूलम लॉ की हेल्प से आप क्या क्या निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले में देखिए बच्चे, अगर फॉर्मूले की डेप्थ ही अगर समझ लिए तो न्यूमेरिकल कोई भी ले लीजिएगा, जहां मर्जी से न्यूमेरिकल उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जरा ये देख लीजिए फॉर्मूले से क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वैल्यू को निकाल सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको फोर्स की वैल्यू पता है तो आप चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तीसरी, अगर आपके बच्चे मान लीजिए फोर्स भी आपको पता हो, डिस्टेंस भी आपको पता हो, तो अल्टीमेटली उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? आर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। तो कूलम लॉ की हेल्प से आप दो चार्ज के बीच में फोर्स निकाल सकते हो, या आप चार्ज की वैल्यू बता सकते हो, या आपके दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैसा होगा आप उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो चलिए कुछ आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कूलम लॉ के रिगार्डिंग है वो डिस्कस करते हैं।
ओके, तो कूलम लॉ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है बच्चे जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चे दो चार्ज हैं, अगर मैं आपको सिंपली अपने आप ही बच्चे कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी बुक से कुछ क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए बच्चे दो चार्ज हैं F1 आपके Q1 Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं दोनों चार्ज आपके इक्वल है और ये किसके बराबर है, इनकी वैल्यू मान लेते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर है। लेट अस कंसिडर टू इक्वल चार्ज, दोनों चार्ज हैं इक्वल हैं, उनके बीच का डिस्टेंस भी बता देता हूँ। चलिए उनके बीच का डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम पता है बच्चे आपको, 5 एंगस्ट्रम का मतलब क्या होगा, एंगस्ट्रम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर। चलिए दो चार्ज हैं जो इतनी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन वैल्यू बताइए। फर्स्टली दोनों चार्ज लाइक हैं पॉजिटिव हैं, लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन ही होगी। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ एफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एफ होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। एफ के अच्छी बच्चे अगर मैं इसकी यहां तक अगर मैं लिख चुका हूं, इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये तो आपको कांस्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। दोनों चार्ज की वैल्यू, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19, इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 10 की पावर -10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चे मैंने आपको बताया दो चार्जेस हो, डिस्टेंस गिवन हो, तो आप इन कैलकुलेशन इन वैल्यूज की हेल्प से दो चार्ज के बीच में फोर्स भी निकाल सकते हो। श्योरली दोनों लाइक चार्ज हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन ही होगी। चलिए अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, एक और क्वेश्चन बच्चे आपको मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, मान लीजिए बच्चे एक आपकी बॉल है जिसके ऊपर चार्ज है आपका 6 इंटू 10 की पावर -2 कूलम। मास की बात करें तो इसका मास आपको पास दिया है 0.03 किलोग्राम। ठीक है, 0.03 किलोग्राम के इक्विवेलेंट दे रखा है। मैं इसे क्या करना चाहता हूं बच्चे, मेरे पास एक बॉल है, मैं उसे एयर में ही सस्पेंडेड फ्रीली करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है जिसका चार्ज ये था, मास ये था, मैं उसे स्पेस के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड जहां है उसे उसी पोजीशन पे, रेस्ट की पोजीशन पे रखना चाहता हूं। भाई एक बॉडी एयर के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कैसे रहेगी, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी होती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इस चार्ज के ऊपर मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देता हूं अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाए, ठीक है, आपकी हर बॉडी का वेट कहां जाता है बच्चे, नीचे जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाए तो नेट फोर्स कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी, तो बॉडी जहां पे भी होगी वहीं की वहीं स्टेशनरी वो हेल्ड करेगी। इट्स मीन आपकी कंडीशन निकल आई F इक्वल टू mg के इक्विवेलेंट आ गया, F इक्वल टू mg। अब आपको पता है बच्चे F, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, एक और चार्ज इसके नीचे रख देता हूं। ठीक है, एक और चार्ज रखिए जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। अगर आप एक चार्ज बॉडी को अगर एयर के अंदर रेस्ट की पोजीशन पे रखना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको एक और बॉडी रखनी पड़ेगी। बात करते हैं इसके चार्ज की, इसके चार्ज को मैं Q' मान लेता हूं। सीधी आपको दिख रहा है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या जानी चाहिए, अपवर्ड जानी चाहिए, तो श्योरली ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। रिपेल तभी करेंगे जब इसका भी नेचर वही होगा जो ऊपर वाले चार्ज का होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। अगर इसके कारण जो फोर्स लगी है वो उसके वेट के बराबर हो गई, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है अगर वो वेट के बराबर हुई तो नेट फोर्स कितना होगा इस चार्ज के ऊपर, नेट फोर्स होगा इस चार्ज के ऊपर 0। अगर नेट फोर्स आपका अगर 0 के इक्विवेलेंट आया तभी ये बॉडी आपकी स्टेशनरी यहाँ पे हेल्ड करेगी। तो फोर्स का फार्मूला आपको पता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल टू mg। ठीक है बच्चे, अल्टीमेटली आपको इसकी वैल्यू पता है, ये तो कांस्टेंट ही है। मैंने एक चार्ज मान लीजिए Q1 है और इसे Q2 के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू अगर आपको मान लीजिए निकालनी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चलिए मेरे को आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस अगर आपको गिवन है, m की वैल्यू पता है और g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है। तो इस तरह बच्चे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन भी हम आपके कूलम लॉ की हेल्प से कर सकते हैं।